क्या तुम जानते हो कि ब्रिटेन ने इंडिया से 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे थे? मिलियंस नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, एक बड़े टी के साथ। ब्रिटिश आने से पहले इंडिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। यहाँ गोल्ड, सिल्वर, स्पाइसेस और कई देशों के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड था। लेकिन जब ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया पर कंट्रोल लिया तो उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने लूट मचा दी। उन्होंने गोल्ड, डायमंड्स, स्पाइसेस और हर कीमती चीज छीन ली। यहाँ तक कि कोहिनूर डायमंड, जो आज क्वींस क्राउन में है, वो भी इंडिया से चुराया गया था। और आज तक इंडिया के असली ट्रेजर्स ब्रिटिश म्यूजियम्स में बंद पड़े हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं थी, ये था रॉबरी, डिस्ट्रक्शन और एक सिविलाइजेशन का लॉस। है कहानी एक आदमी की जिसने नॉर्थ कोरिया से भाग निकला सिर्फ अपने संगीत के प्यार के लिए। फेक पासपोर्ट के साथ पकड़े जाने के बाद किम चोल वूंग को चाइनीज प्रिजन में डाल दिया गया। जल्द ही उसे डिपोर्ट करने का फैसला हुआ और एक मिलिट्री ट्रेन से नॉर्थ कोरियन बॉर्डर भेजा गया। लेकिन सफर के दौरान किम बाथरूम में गया, एक छोटी सी खिड़की तोड़ी और ठंडी रात में कूद गया। फिर भी वह चाइना में फंसा हुआ था, इलीगल, हंटेड और अकेला। उसने मंगोलिया भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार पकड़ा गया और नॉर्थ कोरिया वापस भेज दिया गया। किम को पता था कि अब सबसे बुरा होगा, टॉर्चर, लेबर कैंप्स या शायद मौत। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने उसका नाम पहचाना, किम चोल वूंग, प्योंगयांग के एक पावरफुल आदमी का बेटा। 3 दिन बाद उसे चुपचाप रिहा कर दिया गया। किम को पता था यह उसका आखिरी मौका है। वह फिर से फ्रोजन टूमेन रिवर पार करके चाइना पहुंचा और 2002 के आखिर तक किम आखिरकार साउथ कोरिया पहुंच गया। अब वह आजाद था और वही संगीत बजा सकता था जिसे वह सच में प्यार करता था। है कि कुछ ज्योग्राफी फैक्ट्स सुनने में बिल्कुल फेक लगते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सच हैं। आइसलैंड में एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। हाँ, सही सुना आपने। पूरी दुनिया में ये उन चंद जगहों में से एक है जहाँ मस्कीटोस नहीं होते। दूसरा फैक्ट है कि स्पेन में यूरोप का एकमात्र डेजर्ट है, टैबरनास डेजर्ट, जो अल्मीरिया में है। ये यूरोप का अकेला ट्रू डेजर्ट माना जाता है कि कुछ ज्योग्राफी फैक्ट्स सुनने में बिल्कुल फेक लगते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सच हैं। आइसलैंड में एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। हाँ, सही सुना आपने। पूरी दुनिया में ये उन चंद जगहों में से एक है जहां मस्कीटोस नहीं होते। दूसरा फैक्ट है कि स्पेन में यूरोप का एकमात्र डेजर्ट है, टैबरनास डेजर्ट, जो अल्मीरिया में है। ये यूरोप का अकेला ट्रू डेजर्ट माना जाता है कि कुछ ज्योग्राफी फैक्ट्स सुनने में बिल्कुल फेक लगते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सच हैं। आइसलैंड में एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। हाँ, सही सुना आपने। पूरी दुनिया में ये उन चंद जगहों में से एक है जहां मस्कीटोस नहीं होते। दूसरा फैक्ट है कि स्पेन में यूरोप का एकमात्र डेजर्ट है, टैबरनास डेजर्ट, जो अल्मीरिया में है। ये यूरोप का अकेला ट्रू डेजर्ट माना जाता है कि कुछ ज्योग्राफी फैक्ट्स सुनने में बिल्कुल फेक लगते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सच हैं। आइसलैंड में एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। हाँ, सही सुना आपने। पूरी दुनिया में ये उन चंद जगहों में से एक है जहां मस्कीटोस नहीं होते। दूसरा फैक्ट है कि स्पेन में यूरोप का एकमात्र डेजर्ट है, टैबरनास डेजर्ट, जो अल्मीरिया में है। ये यूरोप का अकेला ट्रू डेजर्ट माना जाता है। आप जानते हैं, दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास एक भी सेना नहीं है, और जो आखिरी देश है वो इतना अमीर है लेकिन उसके पास एक भी सैनिक नहीं। तीसरे नंबर पर है कोस्टा रिका। इन्होंने 1948 में अपनी सेना खत्म की और उस पैसे को स्कूल और हॉस्पिटल्स पर खर्च किया। दूसरे नंबर पर है सैन मारिनो। यहाँ कोई आर्मी नहीं है, बस थोड़े बहुत गार्ड्स होते हैं जो सिर्फ फ्लैग या परेड जैसे इवेंट्स में होते हैं। किसी इमरजेंसी में इटली इनकी मदद करता है। और पहले नंबर पर एक छोटा सा देश जो 1868 से बिना आर्मी के है। उस वक्त इन्होंने कहा था, आर्मी बहुत महंगी है। आज ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में आता है और जब भी जरूरत हो स्विट्जरलैंड इनकी मदद करता है। कुछ ऐसी करेंसीज हैं जो 2025 में वास्तव में अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा मजबूत हैं। चलिए शुरू करते हैं यूरो से। एक यूरो आमतौर पर आपको लगभग $1 दिलाता है। इसके बाद आता है स्विस फ्रैंक, जो अपनी स्टेबिलिटी और वर्ल्ड क्लास बैंकिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है। एक स्विस फ्रैंक लगभग $1.12 के बराबर है। फिर है जिब्राल्टर पाउंड, जो स्पेन के पास एक छोटे ब्रिटिश टेरिटरी में इस्तेमाल होता है, इसलिए डॉलर से ज्यादा मजबूत है। अब बात करते हैं ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की। ये फिलहाल लगभग $1.22 पर ट्रेड कर रही है। 5वें नंबर पर है केमन आइलैंड्स डॉलर, जो $1.20 पर फिक्स्ड है। चौथे नंबर पर है जॉर्डेनियन दिनार, जिसकी वैल्यू लगभग $1.40 है। तीसरे नंबर पर आता है ओमानी रियाल। एक ओमानी रियाल की कीमत लगभग $2.60 है। दूसरे स्थान पर है बहरीनी दिनार और अंत में लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो आज के समय में $3.25 से ज्यादा पर ट्रेड कर रही है। इस करेंसी का नाम है कुवैती दिनार। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा द्वीप है जहां ना कोई सांप होता है, ना ही खतरनाक मकड़ियां। ये है तहीटी, एक ऐसा खूबसूरत द्वीप जो फ्रांस के अंडर में आता है और जहां करीब
2 लाख लोग रहते हैं। ये द्वीप हर साल करीब $5 बिलियन की कमाई करता है, जिसमें टूरिज्म सबसे बड़ा स्रोत है। लोग यहाँ की सुंदर बीचेस, घने जंगल और रिच कल्चर को देखने आते हैं, लेकिन असली खजाना छुपा है इसके नेचुरल रिसोर्सेज में। यहाँ पाए जाते हैं कीमती लकड़ियां, एक्सोटिक फ्रूट्स, सैकड़ों तरह की फिश स्पीशीज और बेहद दुर्लभ ब्लैक पर्ल्स जो मिलते हैं ट्रेजर ऑयस्टर्स में। यहाँ के लोग ओशन के ऊपर बने सुंदर बंगलों में रहते हैं, चारों तरफ बस शांति और प्राकृतिक खूबसूरती। सबसे दिलचस्प बात यह है, यहाँ ना कोई वेनोमस स्नेक है, ना ही डेंजरस स्पाइडर, जिस वजह से ये जगह एक सेफ और पीसफुल रिट्रीट मानी जाती है। तो सोचिए, इतनी जादुई जगह को लोग भूल कैसे सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम दोबारा इस जादू को रिडिस्कवर करें। फॉलो करो और चलो मेरे साथ इंटरनेट के इन नए किनारों की तरफ। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा द्वीप है जहाँ ना कोई सांप होता है, ना ही खतरनाक मकड़ियां। ये है तहीटी, एक ऐसा खूबसूरत द्वीप। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की जियोग्राफी वाकई में इंसेन है? आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के कारण इंडिया की जियोग्राफी खराब होगी, लेकिन आप पूरी तरह गलत होंगे। हालांकि देश का बड़ा हिस्सा पहाड़ों से ढका है, जिससे ट्रैवल मुश्किल होता है और फ्रीक्वेंट सुनामीज इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर भी इंडिया बाकी देशों से काफी सुरक्षित है। इसका सबसे बड़ा कारण है हिमालयास, जो इंडिया चाइना बॉर्डर को पूरी तरह कवर करते हैं। इसके साथ ही वेस्टर्न डेजर्ट्स और रिवर्स चारों तरफ से अटैक्स को रोकते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन की रिच और फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चर और कैटल के लिए परफेक्ट है। इंडिया की बड़ी लैंड मैस इसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ती है। साथ ही इसकी लंबी कोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी देती है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की जियोग्राफी वाकई में इंसेन है? आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के कारण इंडिया की जियोग्राफी खराब होगी, लेकिन आप पूरी तरह गलत होंगे। हालांकि देश का बड़ा हिस्सा पहाड़ों से ढका है, जिससे ट्रैवल मुश्किल होता है और फ्रीक्वेंट सुनामीज इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर भी इंडिया बाकी देशों से काफी सुरक्षित है। इसका सबसे बड़ा कारण है हिमालयास, जो इंडिया चाइना बॉर्डर को पूरी तरह कवर करते हैं। इसके साथ ही वेस्टर्न डेजर्ट्स और रिवर्स चारों तरफ से अटैक्स को रोकते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन की रिच और फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चर और कैटल के लिए परफेक्ट है। इंडिया की बड़ी लैंड मैस इसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ती है। साथ ही इसकी लंबी कोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी देती है। समुद्र का स्तर 1 किलोमीटर नीचे चला जाए तो हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। कनाडा का आकार लगभग 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि हडसन बे सूख जाएगा और वो ग्रीनलैंड से जुड़ जाएगा, जिससे एक विशाल लैंड ब्रिज बनेगा जो आइसलैंड होते हुए यूरोप तक जाएगा। अमेरिका कैरिबियन में और गहराई तक बढ़ेगा, फ्लोरिडा के रास्ते और गुल्फ ऑफ मेक्सिको पूरी तरह बंद हो जाएगा। यूरोप की पहचान ही बदल जाएगी। यूके और आयरलैंड आपस में जुड़ेंगे और मेनलैंड यूरोप से मिल जाएंगे। आइस एज का खोया हुआ डॉगरलैंड वापस आ जाएगा। स्पेन और इटली मेडिटेरेनियन सी पार करके सीधे नॉर्थ अफ्रीका से जुड़ जाएंगे। अफ्रीका ज्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन मेडागास्कर और सीचेल्स जैसे द्वीप मेनलैंड का हिस्सा बन जाएंगे। एशिया में जापान और साउथ कोरिया जुड़ जाएंगे और साउथ कोरिया एक लैंडलॉक्ड देश बन जाएगा। ताइवान चाइना से मिल जाएगा और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और टैस्मेनिया से जुड़कर पैसिफिक में एक नया मेगा कॉन्टिनेंट बना देगा। क्या आप जानते हैं कि यूएस सिर्फ कुछ कॉलोनी से शुरू होकर 100 साल में 11 गुना बड़ा कैसे बन गया? 1776 में नॉर्थ अमेरिका ब्रिटेन, स्पेन और इंडिजिनस लैंड्स में बटा हुआ था। उसी समय 13 ब्रिटिश कॉलोनीज ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अपनाया और खुद को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका घोषित किया। लंबी लड़ाई के बाद ब्रिटेन ने ट्रीटी ऑफ पेरिस के जरिए उनकी इंडिपेंडेंस मान ली। यूएस को मिसिसिपी रिवर तक का विशाल इलाका मिला और बसावट शुरू हुई। 1803 में फ्रांस से लुइसियाना खरीद हुआ, जिससे यूएस का आकार 2 गुना हो गया। कुछ साल बाद फ्लोरिडा स्पेन से ज्यादातर फोर्स और कुछ खरीद के जरिए लिया गया। टेक्सास के मेक्सिको से अलग होकर यूएस में जुड़ने पर मैक्सिकन अमेरिकन वॉर हुआ और नतीजे में पूरा वेस्ट यूएस के हाथ आ गया। ओरेगन ट्रेल पर मैस माइग्रेशन से ब्रिटेन के साथ समझौता हुआ और बॉर्डर 49वां समानांतर पर तय हुई। रशिया के साथ डील से अलास्का मिला, जो कॉन्टिनेंटल यूएस का आखिरी बड़ा टुकड़ा था। उसका साथ ही जापान एशिया में जमीनें कब्जा कर रहा था। 1941 में जापान ने अचानक पर्ल हार्बर, हवाई के एक मिलिट्री बेस पर हमला किया और यूएस के साथ युद्ध शुरू हो गया। इस एयर स्ट्राइक ने अमेरिकन नेवी का एक हिस्सा नष्ट कर दिया और जापान को पैसिफिक में अस्थायी बढ़त मिल गई। लेकिन यूएस ने तेजी से रिकवरी की। बैटल ऑन ऑफ मिडवे में, जहां जापान के कई एयरक्राफ्ट कैरियर डूबे, यूएस ने इनिशिएटिव वापस ले लिया। इसके बाद अमेरिका ने आइलैंड हॉपिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। जापानीज सप्लाई लाइंस काटते हुए एक एक कर आइलैंड्स पर कब्जा कर
बढ़ते हुए जापान के करीब पहुंच गए। जैसे ही नाजी जर्मनी हार गई, यूएस ने पैसिफिक की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक बैटल ऑफ ओकिनावा जीती। इससे साफ हुआ कि जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। भारी नुकसान और जबरदस्त रेजिस्टेंस देखकर यूएस ने एटॉमिक बम्स हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराने का फैसला लिया। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया और दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। दुनिया के 1 अरब से ज्यादा कैथलिक्स पर है, लेकिन सवाल ये है कि वेटिकन एग्जिस्ट क्यों करता है और ये इटली का हिस्सा क्यों नहीं है। देखिए, वेटिकन हमेशा से इतना छोटा नहीं था। ये कभी पेपल स्टेट्स का हिस्सा था, जो 1000 साल से भी ज्यादा समय तक सेंट्रल इटली में पोप के रूल में था। लेकिन 19वीं सदी में किंगडम ऑफ इटली देश को यूनाइट करना चाहता था। उन्होंने ये टेरिटरीज एनेक्स कर ली और रोम को कैपिटल बना लिया। पोप ने नए गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दिया और खुद को वेटिकन की दीवारों में बंद कर लिया, ये कहते हुए कि वो प्रिजनर ऑफ द वेटिकन है। इटालियंस ने होली लैंड पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें ग्लोबल जजमेंट का डर था। ये स्थिति लगभग 60 साल चली, जिस दौरान 5 पोप्स आए और चले गए, लेकिन किसी ने सरेंडर नहीं किया। आखिरकार 1929 में इटालियन लीडर बेनिटो मुसोलिनी ने एक डील प्रस्तावित की, जिसे लैटरन ट्रीटी कहा गया और वेटिकन को ऑफिशियली एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। ऐसा देश है जो हर साल एक जानवर के लिए रुक जाता है। हाँ, साल में एक बार कुछ अजीब होता है। बड़ी सड़कों को बंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि फ्लाइट्स भी डिले हो जाती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब ये शुरू होता है तो कोई इसके बीच नहीं आता। हर साल ऐसा होता है। लोकल लोग जानते हैं, वे इंतजार करते हैं, गुस्सा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इसे हमेशा से देखा है। कुछ लोग तस्वीरें लेते हैं, कुछ बस एडमायर करते हैं, लेकिन पूरा देश रुक जाता है। फिर भी कोई जल्दी नहीं करता। ये नेचर है, वही कर रही है जो हमेशा से करती आई है। यहाँ के लोग इसे रिस्पेक्ट करना सीख चुके हैं। कुछ तो इसे एक शांत फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। स्कूल्स पहले से प्लान बनाते हैं, डिलीवरीज डिले होती हैं, पर कोई शिकायत नहीं करता। लोग पहले से फोरकास्ट्स और मूवमेंट पैटर्न्स देखते हैं, जैसे ये कोई सीजनल इवेंट हो। कुछ रीजन्स में लाइव ट्रैकर्स भी होते हैं। ये कुछ ऐसा है जो चुपचाप चलता है, लेकिन पूरे रीजन को रोक देता है। ये देश हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, जो हर साल रुक जाते हैं रीइंडियर माइग्रेशन के लिए, जब ये जानवर बेहतर जगह की तलाश में सफर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी इंसान एक ही जगह से आए हैं? ये है हमारी फैलाव की कहानी। सब कुछ शुरू हुआ लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में, जहाँ पहले इंसान विकसित हुए। हजारों साल तक वे यहीं फले फूले, फिर नई जमीन और मौकों की तलाश में बाहर निकलने लगे। करीब 70,000 साल पहले छोटे छोटे समूह अफ्रीका से निकलकर मिडिल ईस्ट पहुँचे। नई जगहों में ढलते हुए उनकी 50,000 साल पहले वे एशिया और ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। जंगलों, रेगिस्तानों और दूर दराज के द्वीपों में ढलते हुए कुछ ने शुरुआती बोट्स का इस्तेमाल कर नए इलाके खोजे। 40,000 साल पहले वे यूरोप पहुँचे, जहाँ आइस एज ने उन्हें बेहतर कपड़े, घर और शिकार की स्किल्स। 15,000 साल पहले वे अमेरिका पहुँचे। अलास्का से चलते चलते साउथ अमेरिका तक मैदानों, पहाड़ों और ठंडी टंड्रा में ढलते हुए उन्होंने पहली महान सभ्यताएं बनाई। अफ्रीका की एक छोटी आबादी से लेकर आज 8 अरब लोगों तक ये सफर इतिहास को बदलने वाला था। क्या तुम जानते हो कि ब्रिटेन ने इंडिया से $45 ट्रिलियन लूटे थे? मिलियंस नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, एक बड़े टी के साथ। ब्रिटिश आने से पहले इंडिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। यहाँ गोल्ड, सिल्वर, स्पाइसेस और कई देशों के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड था। लेकिन जब ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया पर कंट्रोल लिया तो उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने लूट मचा दी। उन्होंने गोल्ड, डायमंड्स छीन ली। यहाँ तक कि कोहिनूर डायमंड, जो आज क्वींस क्राउन में है, वो भी इंडिया से चुराया गया था। और आज तक इंडिया के आइसिस और हर कीमती चीज, असली ट्रेजर्स ब्रिटिश म्यूजियम्स में बंद पड़े हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं थी, ये था रॉबरी, डिस्ट्रक्शन और एक सिविलाइजेशन का लॉस। पार्ट 2। फेक पासपोर्ट के साथ पकड़े जाने के बाद किम चोल वुंग को चाइनीज प्रिजन में डाल दिया गया। जल्द ही उसे डिपोर्ट करने का फैसला हुआ और एक मिलिट्री ट्रेन से नॉर्थ कोरियन बॉर्डर भेजा गया। लेकिन सफर के दौरान किम बाथरूम में गया, एक छोटी सी खिड़की तोड़ी और ठंडी रात में कूद गया। फिर भी वह चाइना में फंसा हुआ था, इलीगल, हंटेड और अकेला। उसने मंगोलिया भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार पकड़ा गया और नॉर्थ कोरिया वापस भेज दिया गया। किम को पता था कि अब सबसे बुरा होगा, टॉर्चर, लेबर कैंप्स या शायद मौत। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने उसका नाम पहचाना, किम चोल वुंग, प्योंगयांग के एक पावरफुल आदमी का बेटा। 3 दिन बाद उसे चुपचाप रिहा कर दिया गया। किम को पता था यह उसका आखिरी मौका है। वह फिर से फ्रोजन टूमेन रिवर पार करके चाइना पहुंचा और 2002 के आखिर तक किम आखिरकार साउथ कोरिया पहुंच गया। अब वह आजाद था और वही संगीत बजा सकता था जिसे वह सच में प्यार करता था। ज्योग्राफी फैक्ट्स सुनने में बिल्कुल फेक लगते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सच हैं। आइसलैंड में एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। हाँ, सही सुना आपने। पूरी दुनिया में ये उन चंद जगहों में से एक है जहाँ मस्कीटोज नहीं होते। दूसरा फैक्ट है कि स्पेन में यूरोप का एकमात्र डेजर्ट है, टैबरनास डेजर्ट, जो अल्मीरिया में है
ये यूरोप का अकेला ट्रू डेजर्ट माना जाता है। ये हैं वो देश जिनके पास दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट है। सबसे पहले सबसे स्लो इंटरनेट वाला देश है यमन, जहां स्पीड सिर्फ 1 मेगाबिट प्रति सेकंड है। लेकिन अब जानते हैं टॉप 5 सबसे तेज इंटरनेट वाले देश। नंबर 5 पर है चिले। साउथ अमेरिका का ये देश सुपर क्विक इंटरनेट देता है। ये हैं वो देश जिनके पास दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट है। सबसे पहले सबसे स्लो इंटरनेट वाला देश है यमन, जहां स्पीड सिर्फ 1 मेगाबिट प्रति सेकंड है। लेकिन अब जानते हैं टॉप 5 सबसे तेज इंटरनेट वाले देश। नंबर 5 पर है चिले। साउथ अमेरिका का ये देश सुपर क्विक इंटरनेट देता है। यहाँ की एवरेज स्पीड करीब 298 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड है। नंबर 4 पर है हांगकांग। ये बिजी सिटी देती है करीब 310 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड। यहाँ लोग कुछ सेकंड्स में ही बड़े फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 3 पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ की इंटरनेट स्पीड लगभग 314 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड है, जो सबसे तेज में से एक है। नंबर 2 पर आता है फ्रांस। फ्रांस अपने लोगों को करीब 315 मेगाबिट्स प्रति सेकंड की स्पीड देता है। यहाँ लगातार फाइबर नेटवर्क बनाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा लोग सुपर फास्ट इंटरनेट का फायदा ले सकें। और आखिर में नंबर 1, इस देश की इंटरनेट स्पीड है करीब 372 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड। ये दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट है। इतना तेज कि वेटिंग यहाँ ऑलमोस्ट हिस्टोरी बन चुकी है। यहाँ तक कि बिजी एयरपोर्ट्स और कैफेज में भी कनेक्शन अनबिलीवेबल फास्ट है। ये उन कुछ जगहों में से है जहां बफरिंग नाम की चीज लगभग खत्म हो चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कंट्री फोन कोड्स का मतलब क्या होता है? और पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास सिंगल डिजिट कोड्स हैं। बाकी सबके पास 2 या 3 डिजिट कोड्स क्यों हैं? सिर्फ 4 कंट्रीज के पास हैं गोल्डन कोड्स, प्लस एक यूएसए और कनाडा के लिए, और +7 रशिया और कजाकिस्तान के लिए। लेकिन कजाकिस्तान अभी +7 को टेम्पररी यूज कर रहा है, तो फिर +2, +3 जैसे कोड्स कहाँ गए? असल में 1960 के दशक में दुनिया को फोन रीजन में डिवाइड किया गया था। हर रीजन को एक स्टार्टिंग डिजिट दी गई थी, +1 नॉर्थ अमेरिका, +2 अफ्रीका, +3 और +4 यूरोप, +5 सेंट्रल और साउथ अमेरिका, +6 दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया, +7 यूएसएसआर, +8 पूर्वी एशिया और +9 मध्य पूर्व को मिला। जिन देशों को प्राइमरी कम्युनिकेशन के लिए चुना गया उन्हें सिंगल डिजिट कोड मिले। बाकी देशों को पहले रीजनल कोड और फिर यूनिक नंबर मिला। और जानकर हैरानी होगी कि +0 कोड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शायद वो एंटार्क्टिका या मून के लिए बचा रखा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा देश स्पेस के सबसे करीब है? ये सुनने में आसान लगता है, या शायद नहीं। सबसे पहले हमें धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट ढूंढना होगा, और जाहिर है वो है एवरेस्ट। सी लेवल से लगभग 9000 मीटर ऊपर। ये सच में रूफ ऑफ द वर्ल्ड है। एवरेस्ट की छोटी 2 देशों की सीमा पर है, तो टेक्निकली ये पीक 2 हिस्सों में बंटी है। दक्षिणी स्लोप नेपाल की है और उत्तरी स्लोप चाइना की। तो ऐसा लगता है कि स्पेस के सबसे करीब देश नेपाल और चाइना दोनों हैं, लेकिन ये गलत है। देखिए, हमारी अर्थ वास्तव में राउंड नहीं है, ये फ्लैट है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अर्थ सच में स्फीयर नहीं है, ये एक जियोआईडी है। अपनी रोटेशन के कारण अर्थ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो इसे इक्वेटर पर फैलाता है और पोल्स पर थोड़ा फ्लैटन करता है। और अनइवन मास और कॉम्प्लेक्स टेरेन की वजह से ये परफेक्ट एलिप्सॉइड भी नहीं है। ये रहा एक एग्जैजरेटेड मॉडल जो दिखाता है कि असल में अर्थ कैसा दिखता है, जिसमें इरेगुलरिटीज को सैकड़ों गुना बढ़ाया गया है ताकि डिस्टॉर्शन साफ दिखें। इक्वेटर पर अर्थ का रेडियस पोल से लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा है। अब हमें ढूंढना है सबसे ऊंचा पॉइंट जो इक्वेटर पर ही है, और ऐसा एक पॉइंट सच में है, माउंट चिम्बोराजो, जो इक्वेडोर में है और एक वोल्केनो है, सी लेवल से 6000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा। अगर हम अर्थ के सेंटर से एवरेस्ट और चिम्बोराजो की दूरी कंपेयर करें तो पता चलता है कि चिम्बोराजो 2 किलोमीटर ज्यादा दूर है, यानी स्पेस के सबसे करीब देश है। आपने कभी सोचा है कि एक प्लेन क्या ओशन के बीच में लैंड कर सकता है? अगर आप फ्लाइट ट्रैकिंग मैप को देखें तो आपको ओशंस के ऊपर कई फ्लाइट्स ऑपरेट करते हुए दिखेंगी, खासकर अटलांटिक और पैसिफिक के ऊपर। ये फ्लाइट्स स्पेसिफिक ओशियानिक रूट्स फॉलो करती हैं ताकि वो हमेशा किसी न किसी एयरपोर्ट की रीच में रहे। लेकिन सोचिए, अगर इनमें से किसी फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े तो? ऐसी सिचुएशन में पानी पर लैंडिंग आखिरी ऑप्शन होता है और सर्वाइवल डिपेंड करता है ओशन के काल्म होने पर, पायलट के स्किल पर और थोड़े से लक पर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में कुछ रिमोट एयर स्ट्रिप्स ऐसे भी हैं जो खास तौर पर ऐसी सिचुएशंस के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि हेसी एयरबेस एजोर्स में, डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन में, मिडवे अटॉल हवाई में, और यहाँ तक कि ईस्टर आइलैंड चिले के कोस्ट के पास। इनमें से कई रनवेज असल में मिलिट्री यूज के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज ये कॉमर्शियल प्लेन्स के इमरजेंसी ऑप्शंस के तौर पर काम आते हैं, खासकर फ्यूल लीक, इंजन ट्रबल या किसी मेडिकल इमरजेंसी में। तो अगली बार जब आप ओशन के ऊपर उड़ रहे हो तो आराम से बैठिए, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं। 5 दिसंबर 1945 को 5 यूएस नेवी बॉम्बर्स फ्लोरिडा से अटलांटिक पर एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए उड़े। उन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता था। वेदर साफ था और मिशन आसान, अटलांटिक की ओर ईस्ट उड़ना, फिर नॉर्थ
और आखिर में वेस्ट मुड़कर वापस आना। लेकिन टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही अजीब चीजें होने लगीं। स्क्वाड्रन के लीडर ने रेडियो पर कहा, वी कांट फाइंड वेस्ट, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज। कंपासेस काम करना बंद कर चुके थे और रेडियो सिग्नल्स भी कमजोर पड़ रहे थे। फिर अचानक सब खामोश हो गया। 5 प्लेन्स गायब हो गए, न डिस्ट्रेस कॉल न कोई रैकेज। नेवी ने तुरंत एक रेस्क्यू प्लेन भेजा जिसमें 13 मैन थे, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 20 मिनट बाद वो प्लेन भी गायब हो गया। फिर से न डिस्ट्रेस कॉल न कोई निशान। 1 घंटे से भी कम समय में 6 एयरक्राफ्ट्स और 27 मैन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, वो भी एक ही जगह जिसे आज बर्म्यूडा ट्रायंगल कहा जाता है। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि असल में वहाँ क्या हुआ था। अमेरिका इस वक्त धरती की सबसे बड़ी डिफेंस शील्ड बना रहा है और इसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। इसे कहते हैं गोल्डन डोम और ये सिर्फ किसी एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को बचाने के लिए बनाया जा रहा है। ये ऐसे काम करता है, सबसे पहले यूएस हाईटेक सैटेलाइट्स को ऑन ऑर्बिट में भेजेगा जो 24 घंटे 7 दिन आसमान को स्कैन करेंगे किसी भी मिसाइल लॉन्च के संकेत के लिए। जैसे ही कोई दुश्मन मिसाइल दागी जाएगी, ये सैटेलाइट्स उसे बूस्ट फेज में ही इंस्टेंटली पकड़ लेंगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुरंत एक्टिव होकर उसका पाथ रियल टाइम में कैलकुलेट करेगी। अगर मिसाइल यूएस की तरफ आ रही है तो ग्राउंड और सी बेस्ड इंटरसेप्टर्स लॉन्च हो जाएंगे ताकि उसे हवा में ही नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए पेंटागन पहले ही $25 अरब निवेश कर चुका है और पूरा सिस्टम बनने में $175 अरब से ज्यादा खर्च होगा। और अगर ये काम कर गया तो यूएस पहले हमला करने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है। यही वजह है कि रशिया और चाइना जैसे देश डरे हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये एक बिल्कुल नया तरह का पावर है। क्या आप जानते हैं कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट है जिसमें 49 मान्यता प्राप्त कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशिया में आते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। पूर्व एशिया में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, मंगोलिया और ताइवान शामिल है। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और टिमोर लेस्टे जैसे सांस्कृतिक रूप से विविध देश हैं। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव आते हैं। मिडिल ईस्ट यानी वेस्टर्न एशिया में सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, पैलेस्टाइन, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई और ओमान है। कॉकेशस रीजन में अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया आते हैं। इसके अलावा साइप्रस, अफगानिस्तान, रूस और यमन भी एशिया का हिस्सा है। 12 जून को एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसका रुख था लंदन गैटविक, यूनाइटेड किंगडम की तरफ। फ्लाइट में 242 यात्री सवार थे और टेक ऑफ के सिर्फ 40 सेकंड बाद ही ड्रीम लाइनर में आग लग गई और लैंडिंग गियर्स एंगेज हुए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि विमान सीधा गिर पड़ा एक मेडिकल हॉस्टल पर, जिससे एक फायरबॉल एक्सप्लोजन हुआ। 204 जिंदगियां खत्म हो गईं और सिर्फ एक यात्री बचा। ये था सबसे खतरनाक एविएशन डिजास्टर। क्या प्लेन उड़ान भरने के लिए अनफिट था या फिर ये सब जानबूझकर किया गया? 1937 में 39 साल की एक महिला अमेलिया अरहार्ड ने ऑकलैंड, कैलिफोर्निया से अपने ट्विन इंजन लॉकहीड इलेक्ट्रा विमान के साथ उड़ान भरी। उनका लक्ष्य था दुनिया घूमने वाली पहली महिला पायलट बनना। उन्होंने अमेरिका पार किया, फ्लोरिडा पहुंची, फिर ब्राजील होते हुए अटलांटिक ओशन पार किया और वेस्ट अफ्रीका पहुंची। इसके बाद उन्होंने सहारा, मिडिल ईस्ट और इंडिया को पार करते हुए साउथ ईस्ट एशिया की ओर उड़ान भरी। फिर वो पापुआ न्यू गिनी पहुंची। अब तक वो 22,000 मील उड़ चुकी थी, सिर्फ 7,000 मील बाकी थे। लेकिन अगला स्टॉप था एक छोटा दूर दराज का द्वीप, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच। वहाँ कोई लैंडमार्क नहीं था, कोई बैकअप एयरपोर्ट नहीं था, सिर्फ समुद्र। फिर भी अमीलिया ने उड़ान भरी। तभी रेडियो में खराबी आने लगी। उनका आखिरी संदेश था, वी आर रनिंग लो ऑन फ्यूल। फिर सब कुछ शांत हो गया, न कोई और मैसेज, न इमरजेंसी सिग्नल। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन। लेकिन अफसोस, अमीलिया ईयरहार्ट कभी नहीं मिली। ये दुनिया की एकमात्र जगह है जहां समय का कोई मतलब नहीं। यहाँ साल में सिर्फ एक बार सूर्योदय और एक बार सूर्यास्त होता है। आधा साल दिन होता है और बाकी आधा रात। स्वागत है समारोह में, जो उत्तरी नॉर्वे का एक द्वीप है। मई से जुलाई तक सूरज कभी नहीं डूबता। लगातार 59 दिन की रोशनी। लोग रात 2 बजे फुटबॉल खेलते हैं, 3 बजे घास काटते हैं और अपनी मर्जी से जीते हैं। इसे कहते हैं पोलर डे, क्योंकि द्वीप इतना उत्तर में है कि सूरज आसमान में बस गोल घूमता है। नवंबर के बाद सूरज गायब हो जाता है और शुरू होती है 3 महीने की काली रात। सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स की रोशनी दिखती है। मजेदार बात यह है कि इतनी अलग जगह पर भी सिर्फ 350 लोग रहते हैं, जिनका जीवन मछली पकड़ने और टूरिज्म पर टिका है। यहाँ स्कूल और दुकानों के कोई तय समय नहीं है। आप जब चाहें खाना खाएं, सोएं, यहाँ समय का कोई मतलब नहीं। ये एक ऐसी आजादी है जो शायद आपने कभी नहीं महसूस की होगी। और गर्मियों में यहाँ होता है मिडनाइट फेस्टिवल, जहाँ लोग आधी रात को धूप में जश्न मनाते हैं। क्या आप भी ऐसा जीवन जीना चाहेंगे जहाँ समय ही ना हो?
वैज्ञानिकों के मुताबिक दूर भविष्य में ये पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। पर ऐसा कैसे हो रहा है? दरअसल धरती की सतह टेक्टोनिक प्लेट्सों से बनी है जो लगातार अलग अलग दिशाओं में खिसकती रहती है। पैसिफिक ओशन का इलाका सबसे ज्यादा एक्टिव है, इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। यहाँ धरती के 75% सक्रिय वल्केनो और 80% ग्लोबल भूकंप आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट्स आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। यही हो रहा है पैसिफिक प्लेट के साथ। ये धीरे धीरे अपने पड़ोसी प्लेट्स के नीचे धंस रही है। इस प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन। वहीं दूसरी ओर अटलांटिक ओशन का साइज बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कॉन्टिनेंट्स लगातार ड्रिफ्ट कर रहे हैं और करोड़ों सालों बाद एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बन सकता है। यहाँ अगर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक नया महाद्वीप प्रकट हो जाए तो क्या होगा? दुनिया जैसी हम आज जानते हैं पूरी तरह से बदल जाएगी। नई सीमाएं और हवाई उड़ानों के रास्तों को पूरी तरह से दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा, इसे दावा कौन करेगा? अमेरिका शायद सबसे पहले कदम उठाएगा, ये तर्क देते हुए कि इसकी निकटता इसे उनके बैकयार्ड का हिस्सा बनाती है। लेकिन यूरोप सिर्फ बैठकर तमाशा नहीं देखेगा। इतिहास में ब्रिटेन शायद ही कभी नए क्षेत्रों को उपनिवेश बनाने से पीछे रहा हो और आप यकीन मानिए फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल भी अपना हिस्सा चाहेंगे। फिर हैं कनाडा और यहाँ तक कि अफ्रीकी देश भी, जो इसे वैश्विक प्रभाव बढ़ाने का एक दुर्लभ मौका मान सकते हैं। लेकिन इतने सारे देश इसके लिए लड़ाई क्यों करेंगे? तो इसका जवाब है साधन। एक नया और अविकसित भूमि क्षेत्र तेल, दुर्लभ धातुओं और मीठे पानी से भरपूर हो सकता है, जो इसे पृथ्वी के सबसे मूल्यवान क्षेत्रों में से एक बना देगा।